हेलो एवरीवन। आज हम कंडीशनल सेंटेंस देखने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और एक टेंस चैप्टर का एडवांस कॉन्सेप्ट है। कंडीशनल सेंटेंस की डेफिनेशन देखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस शर्त वाले वाक्य होते हैं जिनमें शर्त रखी जाती है। यानी ऐसा बोल सकते हैं कि ग्रामर का यह वो हिस्सा होते हैं जो जहाँ एक स्थिति दूसरी स्थिति पर निर्भर करती है। यानी एक कंडीशन दूसरी कंडीशन पर निर्भर करती है या डिपेंड रहती है। ये आमतौर पर इफ से शुरू होने वाले सेंटेंस होते हैं। ये आमतौर पर इफ से शुरू होने वाले सेंटेंस होते हैं। जब इफ के साथ जुड़ा हुआ क्लोज इफ क्लोज कहलाता है और बाद वाला क्लोज मेन क्लोज कहलाता है। और इफ के साथ जुड़े हुए क्लोज को हम कंडीशन बोलते हैं और मेन क्लोज को उसी कंडीशन का रिजल्ट। कई बार हम रट लेते हैं कि इफ से शुरू होने वाला सेंटेंस ही कंडीशनल सेंटेंस होता है, लेकिन यह सही नहीं है। हमें याद रखना है कि कंडीशनल सेंटेंस हेड से भी शुरू होता है और हेड के बाद सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आने वाला जो क्लोज है वो रिजल्ट होता है। कंडीशनल सेंटेंस अनलेस और अनटिल के साथ भी स्टार्ट हो सकते हैं, अनलेस या अनटिल के साथ। अभी हम केवल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि कंडीशनल सेंटेंस इफ से स्टार्ट होते हैं, हेड से स्टार्ट होते हैं, या अनलेस या अनटिल के साथ स्टार्ट होते हैं। अभी हमें केवल इतना ध्यान रखना है, बाकी हम धीरे धीरे चीज़ों को आगे देखते हैं। हम देखेंगे कि हेड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस कहाँ यूज़ होते हैं और उनके रिजल्ट में क्या आता है। अभी हमें ध्यान रखना है कि कंडीशनल सेंटेंस इफ या हेड से स्टार्ट होते हैं और अनलेस और अनटिल कैसे बनते हैं। अनलेस इफ और नॉट के पेयर से बनता है। इफ और नॉट का पेयर जब साथ आता है तो अनलेस बनता है, जिसका मतलब इफ और नॉट के स्थान पर आप अनलेस का यूज़ कर सकते हैं या अनलेस के स्थान पर इफ या नॉट का। वहीं पर टिल और नॉट के पेयर से अनटिल बनता है। क्या बनता है? अनटिल बनता है। जिस तरह भी हमने देखा कि कंडीशनल सेंटेंस की शुरुआत कैसे होती है या हम उन्हें कैसे पहचानते हैं, अब हम कुछ पॉइंट देखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस में कभी भी सपोज या इफ का एक साथ यूज़ नहीं होता है। क्या ध्यान रखना है? कंडीशनल सेंटेंस में सपोज और इफ एक साथ यूज़ नहीं किए जा सकते, या तो अकेला सपोज आएगा या इफ आएगा, और अगर दोनों साथ में आ रहे हैं तो ये एक सुपरफ्लोस कंडीशन बनती है। सुपरफ्लोस कंडीशन वो होती है जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा या अननेसेसरी चीज़ें ऐड ऑन हो जाती है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि या तो सपोज अकेला आएगा या इफ अकेला आएगा। और एक बात और कि जो अनलेस है वो कंडीशन के रिस्पेक्ट में यूज़ होता है, और अनटिल जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में यूज़ होता है। अनलेस मतलब कंडीशन का ऐसा कि अगर आप बोलते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, या तुम ऐसा नहीं करोगे तो वैसा हो जाएगा। और टाइम का ऐसा कि जब तक तुमसे बोला तक नहीं जाए तब तक। अनटिल कंडीशन का मतलब है कि जब तक तुमसे बोलने को नहीं कहा जाए तब तक चुप रहो। यानी एक कंडीशन रख दी, टाइम की कंडीशन रख दी, कि एक सिचुएशन रख दी कि जब तक बोलेंगे नहीं आपको बोलने के लिए तब तक आपको चुप रहना है। तो ये इस टाइम के संदर्भ में काम करता है। इतनी बात आपको समझ आई होगी। आगे देखते हैं। कंडीशनल सेंटेंस के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। यानी कंडीशनल सेंटेंस 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक जो होता है जीरो कंडीशनल, एक होता है फर्स्ट कंडीशनल, एक होता है सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशन। इनको हम बिल्कुल डिटेल में एक एक समझते हुए
बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं जीरो कंडीशनल। जैसा कि हमने देखा कि कंडीशनल सेंटेंस 4 टाइप के होते हैं, जिसमें हम पहले पढ़ रहे हैं जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल का यूज़ कहाँ होता है कि इनका प्रयोग तब होता है जब परिणाम हमेशा सच होता है। क्या मतलब कि जब परिणाम हमेशा सच होगा, यानी होने की संभावना जब 100% होगी, या बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी, क्या बोल सकते हैं, जब 100% हो, प्रोबेबिलिटी जब 100% हो तब इनका यूज़ होता है। अब इनके अंतर्गत साइंटिफिक फैक्ट आते हैं और यूनिवर्सल ट्रूथ आते हैं। साइंटिफिक फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रूथ हम समझ चुके हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमेशा सच होती है। अब जीरो कंडीशनल जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इफ क्लोज के साथ प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है, इफ क्लोज के साथ प्रेजेंट सिंपल का, और मेन क्लोज में प्रेजेंट सिंपल का। इफ क्लोज में प्रेजेंट सिंपल और मेन क्लोज में प्रेजेंट सिंपल, यानी दोनों जगह प्रेजेंट सिंपल का यूज कर रहे हैं। और इसका मीनिंग क्या निकलता है? इसका मीनिंग निकलता है कि अगर ऐसा होता है तो वैसा होता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर यहाँ कहा जाए कि इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, अगर तुम बर्फ को गर्म करोगे तो वहाँ पिघल जाएगी। तो यहाँ पर इफ़ क्लोज के साथ प्रेजेंट सिंपल का यूज़ हुआ है और रिजल्ट में भी प्रेजेंट सिंपल का यूज़ हुआ है। वही इफ़ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट, अगर बारिश होगी तो ज़मीन गीली हो जाएगी। क्या गीली हो जाएगी? ज़मीन गीली हो जाएगी। तो ये तो डेफिनेटली है ना कि अगर बारिश होगी तो ज़मीन तो गीली होगी, यानी यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी बन रही है वो कितनी बन रही है? प्रायिकता 100%, यानी यहाँ होना ही है। अगर आप एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं कि अगर आप ग्लास का पानी ज़मीन पर डाल दोगे तो ज़मीन गीली हो जाएगी, तो वहाँ भी तो अगर से शुरू हुआ कि अगर पानी डाल दोगे तो ज़मीन गीली हो जाएगी, तो वो भी एक जनरल ट्रूथ हो जाएगा, जीरो कंडीशनल हो जाएगी। तो इस कंडीशन के दौरान हम वह सेंटेंस या वह वाक्य लेते हैं जो 100% सच होते हैं, जो 100% सच होते हैं, जिनके होने की संभावना पूरी होती है, 100% होती है। तो पहला कंडीशनल सेंटेंस आपको समझ आया होगा, जिसमें स्ट्रक्चर क्या है पहले कंडीशनल सेंटेंस का? पहले कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कि इफ़ के साथ प्रेजेंट सिंपल और फिर प्रेजेंट सिंपल, यानी कंडीशन में प्रेजेंट सिंपल और रिजल्ट में भी प्रेजेंट सिंपल। आगे हम इनके एग्जाम्पल देखेंगे ताकि और आपको अच्छे समझ आ जाए। अगला कंडीशनल सेंटेंस देखते हैं, जिसको हम फर्स्ट कंडीशनल बोलते हैं। यहाँ रियल पॉसिबिलिटी होती है। डेफिनेशन क्या है कि यहाँ भविष्य की उन स्थितियों के लिए है जो संभव है, यानी पॉसिबल है, जिसमें एक शर्त है और दूसरा परिणाम। तो कंडीशनल सेंटेंस में तो एक कंडीशन होती है, शर्त होती है, और दूसरा रिजल्ट होता है, परिणाम होता है। तो ये तो इसका स्ट्रक्चर हुआ। तो संभव है, जैसे हमने जीरो कंडीशन में देखा कि वहाँ पे 100% प्रोबेबिलिटी हो रही थी, यानी किसी भी कंडीशन या होने की संभावना 100% थी। यहाँ पर रियल पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, मान लो 80% हो रहा है, तो लगभग लगभग हो रहा है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो इफ़ के साथ प्रेजेंट सिंपल का यूज़ कर रहे हैं, कंडीशन में क्या यूज़ कर रहे हैं? इफ़ के साथ प्रेजेंट सिंपल, और वहीं रिजल्ट में विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रिजल्ट में क्या यूज़ कर रहे हैं? विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस सेंटेंस को इस तरह से रटा दिया जाता है कि कंडीशनल वाले सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल यूज़ होता है और रिजल्ट में विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पर ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे विल यूज़ हो। विल के स्थान पर यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं शेल, और यूज़ कर सकते हैं कैन, मे, शुड, और क्या यूज़ कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं मस्ट या ought टू। इतने मॉडल हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और इनके साथ वर्ब की बेस फॉर्म, इनके सबके साथ क्या आएगा? वर्ब की बेस फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो विल के स्थान पर हम यूज़ कर सकते हैं शेल, कैन, मे, शुड, मस्ट, ought टू। और प्रेजेंट सिंपल में हम कौन सी वर्ब यूज़ करते हैं?
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। और हम यूज़ करते हैं डू और डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये प्रेजेंट सिंपल हो गया। तो पहली कंडीशन आपको समझ आई होगी कि जो रियल पॉसिबिलिटी के बारे में बताती है, जहाँ कार्य या घटनाएं संभव होती है। लगभग 80% आप एग्जाम्पल के तौर पे मान के चल सकते हैं कि यहाँ लगभग घटनाएं संभव होती है, जिसमें एक शर्त होती है और एक परिणाम होता है, एक कंडीशन होती है और एक रिजल्ट होता है। स्ट्रक्चर देखा कि इफ़ या इफ़ क्लोज में हम प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं और रिजल्ट क्लोज में विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या विल के स्थान पर हम शेल का यूज़ कर सकते हैं, कैन का यूज़ कर सकते हैं, मे का यूज़ कर सकते हैं, शुड, मस्ट या ought to का यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ होगा कि अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि यहाँ पर एग्जाम्पल है कि इफ़ इट रेन्स टुमारो आई विल स्टे एट होम। यहाँ पर इफ़ क्लोज में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज़ किया है, क्योंकि इट एक सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सामने विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है। तो ये कंडीशन पहली कंडीशन है हमारी। सेंटेंस बता रहा है कि अगर कल बारिश होती है, अगर कल बारिश होगी तो मैं घर पे रहूँगा। यानी अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा। यानी अगर बारिश होगी, अगर कल बारिश होगी तो मैं घर पे रहूँगा। वहीं पे अगर अगला सेंटेंस देखते हैं कि इफ़ यू स्टडी हार्ड। इफ़ यू स्टडी हार्ड, यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है, यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है, यानी प्रेजेंट सिंपल यूज़ किया गया है, और रिजल्ट में विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है। कंडीशन बोल रही है कि इफ़ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम पढ़ाई करोगे, अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तो यू विल पास द एग्ज़ाम, तुम पास हो जाओगे। यानी अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। बाकी लास्ट में हम चारों कंडीशनल सेंटेंस को समराइज करके और अच्छे से इस चीज़ को समझ लेंगे। अब हम देखते हैं थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं सेकेंड कंडीशनल। पहली थी जीरो कंडीशन, फिर फर्स्ट कंडीशन, अब सेकेंड कंडीशन। इसको हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी भी बोलते हैं, क्योंकि हम वर्तमान या भविष्य यानी प्रेजेंट और फ्यूचर की ऐसी स्थितियों के लिए हैं जो काल्पनिक है, यानी इमेजिनरी है, यानी रियल नहीं है। जो पहला कंडीशन देखा हमने जीरो कंडीशन, उसमें चीज़ें 100% हो रही थी, सच हो रही थी। दूसरे वाले में संभव थी, पॉसिबल थी। तीसरे वाला बता रहा है यह काल्पनिक है, यानी सच नहीं है, या जिनके होने की संभावना बहुत कम है। बहुत कम कैसे बोल सकते हैं, यानी कि 40% है। आप यहाँ पे 100%, 80%, 40%, मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, आपको एक समझने का एक तरीका है कि हाँ 40% है कि हो भी सकती है। जो सेकंड कंडीशन है वो बोल सकते थे हम हो भी सकती है, लेकिन यहाँ पर होने की संभावना बहुत कम है। तो सेकंड कंडीशन क्या होती है, हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी कंडीशन, जिनके होने की संभावना बहुत कम है। इसके स्ट्रक्चर को अगर देखते हैं तो कंडीशन में या इफ क्लोज में पास्ट सिंपल का यूज होता है। क्या होता है, पास्ट सिंपल का यूज होता है। तो इसके स्ट्रक्चर में पास्ट सिंपल का यूज हो रहा है, तो पास्ट सिंपल के लिए हम कौन सी वर्ब का यूज करते थे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते थे, या फिर हम यूज करते थे डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इस कंडीशन में यूज हो रहा है वर्ब की सेकेंड फॉर्म या सिंपल पास्ट, और सामने रिजल्ट में यूज हो रहा है वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये क्या है, रिजल्ट है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर चीज़ें रटना नहीं है कि वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ वुड को रिप्लेस कर सकता है। क्या रिप्लेस कर सकता है, यहाँ वुड को रिप्लेस कर सकता है कुड या शुड, या रिप्लेस कर सकता है वुड या माइट, क्योंकि पास्ट की बात कर रही है। पिछला हमने देखा था मैं आ रहा था उसमें, अब इसमें माइट आ रहा है। मस्ट या ओट टू, OUGHT, ओट के साथ हमेशा टू आता है, जिसमें हम आदर की बात करते हैं। तो वुड को ये सब रिप्लेस कर सकते हैं, कुड, शुड, वुड, माइट, मस्ट, ओट टू। ये सारे मॉडल है, और मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी।
और हमें एक बात और ध्यान रखना है कि जब भी बी की, अगर सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में बी का यूज़ हो रहा है, बी वर्ब का, तो हम यूज़ करते हैं वर का, ना कि वॉस का। यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट, हम वर का यूज़ करेंगे और यहाँ वॉस का यूज़ नहीं करेंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि वॉस का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर वॉस देता है जो कि एरर होती है और हमें वर करना होता है। तो क्या आएगा? वर आएगा। जैसा कि हम एग्जाम्पल देखते हैं कि इफ़ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय अ बिग हाउस। अगर मैं लॉटरी जीतता हूँ, पर जीता नहीं है अभी, लेकिन जीतता हूँ, तो आई वुड बाय अ बिग हाउस, में बड़ा घर खरीदूंगा। तो यहाँ पर कंडीशन दे तो रहा है, लेकिन वो सच नहीं है कि ऐसा सोच रहा है, केवल मन में है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इफ़ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय अ बिग हाउस। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है सिंपल पास्ट, और यहाँ वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है रिजल्ट में। यहाँ कुड भी आ सकता है, शुड भी आ सकता है, माइट आ सकता है। अगला एग्जांपल है इफ़ आई वर अ बर्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर बी फॉर्म का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर वर आता है। आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ वॉज आता है, बट कंडीशन में हमेशा वर का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे वर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। और अगर पास्ट की बात, सिंपल पास्ट है, तो रिजल्ट में आता है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्लाई एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पर लिखा है कि जब हम इफ़ के साथ बी वर्ब का प्रयोग करते हैं तो सभी सब्जेक्ट जैसे ही, शी, आई के साथ वर्ब का प्रयोग करते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक बात बताई थी कि जब भी बी फॉर्म का यूज़ होता है, बी वर्ब या बी फॉर्म का यूज़ होता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? वर्ब का यूज़ करते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों ना हो, ही, शी या आई। ये बात आपको ध्यान रखना। यहाँ पे हमारा सेकंड कंडीशनल खत्म होता है। हम लास्ट थर्ड कंडीशन के चलते हैं। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस हमें बताता है पास्ट के रिग्रेट। जब हम पास्ट के या पुरानी बातों को याद करते हैं या पछतावा करते हैं, तो पछतावा या रिग्रेट के बारे में बताता है। तो बीते हुए समय यानी पास्ट की बात करता है, जिसे हम बदल नहीं सकते या अब वो बदला नहीं जा सकता, और अक्सर पछतावे के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो थर्ड कंडीशनल है वो रिग्रेट या पछतावे के लिए यूज़ होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर है इफ क्लोज के साथ पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट के लिए हम जो वर्ब यूज़ करते थे वो यूज़ करते थे हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आगे रिजल्ट में आता है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। अब इफ क्लोज में हमने हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट परफेक्ट यूज़ किया है, लेकिन रिजल्ट में जो कि यहाँ रिजल्ट है वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वुड को क्या रिप्लेस कर सकता है? आइए देखते हैं क्या रिप्लेस करता है। तो वुड के स्थान पर हम यहाँ पर कुड का यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं? कुड का यूज़ कर सकते हैं। वुड का यूज़, वुड तो यूज़ हो ही रहा है, शुड का यूज़ कर सकते हैं, माइट का यूज़ कर सकते हैं, मस्ट या ought to का यूज़ कर सकते हैं। और ये सारे हैं मॉडल। तो इनके बाद जैसा कि हमने पढ़ा है, इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और हैव जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानी जाती है, और हैव के बाद यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है थर्ड कंडीशनल का। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी शुरुआत इफ से हो रही है, लेकिन इसको लिखने का तरीका है, इसको एक तरह से और लिखा जा सकता है, जिसमें हम शुरुआत में, जिसकी स्टार्टिंग या शुरुआत हेड से होती है, और हेड के बाद आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसा कि हमने शुरुआत में देखा था कि कुछ कंडीशनल सेंटेंस जो कि हेड से शुरू होते हैं वह कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, और रिजल्ट में वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वुड को यहाँ रिप्लेस कर सकता है कुड, शुड, माइट, मस्ट, ought to। ये बात आपको ध्यान रखनी। अब यहाँ हेड से स्टार्ट क्यों हो रहा है? तो हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं या वह इन्वर्जन में लिखे जाते हैं, तो यहाँ भी हम इन्वर्जन का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हेड एक हेल्पिंग वर्ब है, हेड
एक हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट का यूज़ हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वर्जन का यूज़ हो रहा है। तो और आगे यूज़ हो रही है मेन वर्ब। तो इस कंडीशन को हम इन्वर्जन में लिखते हैं, और दोनों का ही मीनिंग जो होता है वो सेम होता है। या तो इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट का यूज़ करें, या हेड से सब्जेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, दोनों ही कंडीशन में मीनिंग सेम होता है, स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो आपको एग्ज़ाम में दोनों तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है कि सेंटेंस इफ़ से भी स्टार्ट हो सकता है और हेड से भी स्टार्ट हो सकता है। ये आपका थर्ड कंडीशन है, ये पास्ट के रिग्रेट या पछतावे के बारे में आपको बताता है, जिसके होने की संभावना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। यानी आप बोल सकते हैं कि इसके होने की जो संभावना है वो 0% है, आप ये इसमें बोल सकते हैं। तो हमने जैसे शुरू में देखा स्टार्टिंग में कि जीरो कंडीशन जब हम देख रहे थे तो उसमें हमने प्रोबेबिलिटी क्या रखी थी, 100%, यानी वो चीज़ें फैक्ट थी। फिर हमने 80% रखा, जो कि हम जिसे हमने फर्स्ट कंडीशन रख बोला, जिसमें हम प्रेजेंट सिंपल के साथ विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फ्यूचर का यूज़ कर रहे थे। वहाँ चीज़ें संभव थी कि ऐसा हो सकता है। फिर हमने पास्ट की कंडीशन देखी, जिसे हमने सेकेंड कंडीशन बोला, उसमें चीज़ें संभव थी लेकिन ना के बराबर, कि हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, ना मतलब ज़्यादातर जो चांस है वो नहीं होने का था। और जो कंडीशन अभी हम देख रहे हैं फोर्थ कंडीशन, इसमें चीज़ें इम्पॉसिबल है, कि जैसे जब आप 50 साल के हो जाओगे और तब आप रिग्रेट करोगे कि यार मैं जब पढ़ लेता, अपनी स्टार्टिंग में पढ़ लेता तो आज कुछ बन जाता। तो वैसी चीज़ें जो आज पॉसिबल नहीं है, आप केवल सोच ही सकते हो उनके बारे में। तो फोर्थ कंडीशन में ये इस टाइप से चीज़ें चलती है। तो हमने चारों कंडीशन के स्ट्रक्चर देखे, हम फोर्थ कंडीशन का एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। इसका मीनिंग होता है अगर ऐसा हुआ होता तो वैसा हो चुका होता, यानी आप पास्ट में रिग्रेट कर रहे हैं चीज़ों को कि अगर उस टाइम मैंने पढ़ाई कर ली होती या अपने जवानी में मैं पढ़ लेता तो आज मैं कुछ बन जाता या कुछ बन चुका होता। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल आया है कि इफ़ यू हैड स्टडी, इफ़ कंडीशन के साथ, इफ़ वाली कंडीशन के साथ पास्ट परफेक्ट लगा है, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है, तो रिजल्ट में यू वुड हैव पास्ट का यूज़ किया गया है। रिजल्ट में क्या है, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये अपनी थर्ड कंडीशन है। इसको अगर हमें हेड वाली सिचुएशन में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, हम स्टार्ट करेंगे सवाल को हेड से, क्वेश्चन को हम क्या करेंगे हेड से, फिर आएगा सब्जेक्ट, और जो कि सब्जेक्ट क्या है यू, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टडीड, और फिर सेम यू वुड हैव पास्ट, यू वुड हैव पास्ट। इस तरह से हम इसको इन्वर्जन में लिख सकते हैं। अगला सेंटेंस क्या है, अगला सेंटेंस है इफ़ आई हैड सीन हिम, अगर मैंने उसे देखा होता, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है सीन, सी सो सीन, तो आगे यूज़ हुआ है वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है कि थर्ड कंडीशन या परफेक्ट वाली कंडीशन में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, और वुड को रिप्लेस कर सकता है कुड, शुड, माइट, मस्ट, ऑट टू। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर इस वाले सेकेंड वाले जो एग्जाम्पल को हमें इन्वर्जन में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को हेड से। तो हम पहले क्या लिखेंगे हेड, फिर हमारा रहेगा सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट क्या है आई, तो हेड आई, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है सीन, तो हेड आई सीन हिम, फिर आएगी इन्फॉर्मेशन जो कि ऑब्जेक्ट है, और फिर सेम एज इट इज़, रिजल्ट जो है वो सेम आएगा कि आई वुड हैव टोल्ड हिम, अगर उसे मैंने देखा होता तो मैं उसे बोल चुका होता। देखा ही नहीं, चीज़ें पॉसिबल ही नहीं, मतलब देखा ही नहीं तो बोला नहीं, तो चीज़ें पॉसिबल नहीं है इस तरह से। तो ये हमारी थर्ड कंडीशनल है, जिसमें हमने चारों कंडीशन देखी है। जीरो कंडीशन जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ आते हैं, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन। इसको समराइज कर लेते हैं, चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएगी और आसानी से समझ आएगी। आइए इस चार्ट के थ्रू हम हमारी पूरी क्लास को समझते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा जीरो कंडीशनल। क्या पढ़ा था, जीरो कंडीशनल, जिसमें हमने देखे थे कि जो साइंटिफिक फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ आते हैं
क्या आते हैं, साइंटिफिक। तो जीरो कंडीशन में जनरल ट्रूथ या फैक्ट आते हैं। क्या आते हैं, जनरल ट्रूथ या फैक्ट, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ या साइंटिफिक फैक्ट। जिसमें हमने देखा था कि इफ़ क्लोज जो कि कंडीशन होती है उसमें हम प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का। और मेन क्लोज जो कि रिजल्ट होता है उसमें भी हम प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं। जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है कि इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो द ग्रास गेट्स वेट। तो 100% है कि अगर बारिश हुई तो जो ग्रास है या घास है वो तो गीली होगी ही होगी। तो इस तरह से जो पहली कंडीशन है जीरो कंडीशन, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है या होने की संभावना है वो कितनी है, वो 100% है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। जो सेकंड कंडीशन देखी थी उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट कंडीशन। ये थी जीरो कंडीशन। अब आती फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन के अंतर्गत पॉसिबल फ्यूचर इवेंट होते हैं, जो पॉसिबल होते हैं, जिनके होने की जो संभावना होती है वो लगभग लगभग हाँ होती है कि हाँ होगा। अब देखते हैं हम कि इफ़ क्लोज को क्या बोलते हैं, कंडीशन बोलते हैं। तो इस कंडीशनल सेंटेंस में या फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशन प्रेजेंट सिंपल में आती है और रिजल्ट में आता है विल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म या विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल को हम देखते हैं कि रिप्लेस कर सकता है मे, मस्ट, ought टू, शुड, इस टाइप से। जैसे कि इफ़ यू स्टडी हार्ड, यहाँ पे वर्ब यू ऐड कर लो कि इफ़ यू स्टडी हार्ड आई विल पास द एग्ज़ाम या यू विल पास द एग्ज़ाम। तो यहाँ पे यू मत करो, आई का यूज़ कर सकते हैं कि इफ़ आई स्टडी हार्ड आई विल पास द एग्ज़ाम। तो अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा तो मैं एग्ज़ाम पास कर जाऊँगा। तो आई विल पास यानी विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसा कि यहाँ बच्चा दिखा रहा है कि यहाँ पढ़ रहा है और अच्छे से पढ़ेगा तो वो एग्ज़ाम पास कर जाएगा। सेकेंड जो कंडीशन होती है, अब जैसे फर्स्ट कंडीशन में हमने देखा कि यहाँ पे जो संभावना है वो होने की संभावना है, ज़्यादा है, बट पहली जीरो कंडीशन से कम है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ संभावना 80% है। अगर आपने आज बादल देखे कि आसमान में अच्छे बादल हो रहे हैं तो बारिश होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि बादल है। जब आप बादल या क्लाउड्स को देखोगे ही नहीं तो संभावना कहाँ से बनेगी। तो अगर आप देख रहे हैं तो संभावना है, उस टाइप की संभावना फर्स्ट कंडीशन में आती है। सेकंड कंडीशन देखें तो इसके अंदर हाइपोथेटिकल जो अनलाइकली प्रेजेंट या फ्यूचर की कंडीशन होती है, यानी जिनके होने की संभावना बहुत कम होती है। संभावना तो है लेकिन बहुत कम है। तो इस तरह से हम पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं कंडीशन में, इफ़ क्लोज में, और वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म का यूज़ करते हैं रिजल्ट में। तो इफ़ आई वॉन द लॉटरी, जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर लॉटरी जीत जाता हूँ तो आई वुड बाय अ हाउस, मैं घर खरीद लूँगा। लेकिन लॉटरी जीतने की जो संभावना है वो बहुत कम है, क्योंकि लॉटरी जीतेगा तभी घर खरीद पाएगा। तो पहले लॉटरी जीतेगा फिर घर खरीदेगा। तो अभी तो घर खरीदने की संभावना तो बहुत कम है, क्योंकि पहले तो लॉटरी जीतनी पड़ेगी। तो यहाँ लॉटरी जीतने की संभावना बहुत कम है, इसको हम सेकंड कंडीशन में रखते हैं और इसमें पास्ट सिंपल का यूज़ होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्क का यूज़ होता है, ना कि वॉस का यूज़ होता है। बी की फॉर्म में क्या यूज़ होता है, वर्क का यूज़ होता है। वहीं थर्ड कंडीशन के देखे तो इसमें हमने हाइपोथेटिकल पास्ट के रिग्रेट देखे थे, जिनमें हम पछतावा कर रहे थे। तो रिग्रेट या पछतावा करने वाले कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशन पास्ट परफेक्ट में होती है। पास्ट परफेक्ट यानी वर्ब हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, कि इफ़ आई हैड वोकन अप अर्ली, अगर मैं जल्दी उठता हूँ तो आई वुड हैव कॉच द बस, यानी मैं बस को पकड़ लूँगा। और कंडीशन या रिजल्ट में क्या आता है, वुड के साथ हैव और पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कंडीशन में पास्ट परफेक्ट आता है और रिजल्ट में वुड के साथ हैव और पास्ट पार्टिसिपल। वुड को रिप्लेस कर सकते हैं शुड, कुड, माइट, मस्ट, ought टू, इस टाइप के सेंटेंस। तो अगर जल्दी उठेगा तो बस पकड़ लेगा, लेकिन अभी वो उठ ही नहीं रहा है तो बस कहाँ से पकड़ेगा। तो ये केवल रिग्रेट होते हैं। यानी अगर आप अपने आप को इस एग्जाम्पल में रखते हैं कि आपको 7 बजे जाना है बस पकड़ कर, लेकिन आप 9 बजे उठते हो, तो आपने सोचा 9 बजे उठ के आप रिग्रेट कर रहे हैं कि अगर मैं 7 बजे उठ जाता तो मैं बस पकड़ लेता। लेकिन अब तो 9 बज चुकी है, अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब तो बस निकल गई, अब थोड़ी बस पकड़ पाओगे। तो इस तरह की कंडीशन जो होने की अब 0% संभावना है, जिनके बारे में आप अभी सिर्फ सोच सकते हैं, ऐसी कंडीशन थर्ड कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत आती है, जिन्हें हम हाइपोथेटिकल पास्ट के रिग्रेट बोलते हैं कि पछतावे बोलते हैं।
आपको सारे कंडीशनल सेंटेंस अच्छे से समझ आए होंगे। मैंने काफ़ी डिटेल में और बारीकी के साथ चीज़ें बताई, जिसमें स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल और डेफिनेशन। कंडीशनल सेंटेंस केवल 5 से 10 मिनट में भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन किस वे में काम करती है, किस तरह से। क्योंकि पढ़ाने में क्या है कि स्ट्रक्चर बता देंगे, कि जैसे स्ट्रक्चर क्या बता देंगे कि सेकंड कंडीशनल में पास्ट सिंपल का यूज़ होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, और रिजल्ट में वुड और वर्ब। पर इस तरह से चीज़ें काम नहीं करती। पहले सीधे सीधे बेसिक कॉन्सेप्ट पे सवाल आते थे एग्जाम में, आज एडवांस कॉन्सेप्ट पे सवाल आते हैं। तो एडवांस कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर करना है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा चीज़ों को समझते हुए। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि जीरो कंडीशन कहाँ काम आती है, तो आप बता सकते हो कि जहाँ प्रोबेबिलिटी या किसी किसी घटना के होने की संभावना जब 100% होती है, यानी जनरल ट्रूथ या साइंटिफिक फैक्ट की बात हो रही हो। और कंडीशन में भी सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करेंगे और रिजल्ट में भी। वहीं अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ फर्स्ट कंडीशन या फ्यूचर के पॉसिबल इवेंट के बारे में, तो आप कहोगे कि कंडीशन में हम प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं, और रिजल्ट में विल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म। और विल के स्थान पर यहाँ पे मे, कैन, ought to, मस्ट कुछ भी आ सकता है। तो आपको समझ आए होंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं, जिससे आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। एक बार हम चारों कंडीशनल सेंटेंस के स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी रहे और आपको बार बार पूरा चैप्टर पूरा पढ़ना ना पड़े, एक में ही आपको पूरा समझ आ जाए। जीरो कंडीशन में इफ क्लोज या कंडीशन में हम यूज कर रहे थे सिंपल प्रेजेंट का, सिंपल प्रेजेंट इफ के साथ। और मेन क्लोज या रिजल्ट में भी हम सिंपल प्रेजेंट का ही यूज कर रहे थे, क्योंकि जितने भी फैक्ट होते हैं वो तो सारे इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में ही आते हैं। फर्स्ट कंडीशन में इफ के साथ हम सिंपल प्रेजेंट का यूज कर रहे थे, लेकिन कंडीशन में सिंपल प्रेजेंट का यूज कर रहे थे, तो रिजल्ट में हम यूज कर रहे थे विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इस विल को कुछ वर्ड रिप्लेस कर रहे थे, कैन, शेल, शुड, मस्ट, ought to, ये सारे मॉडल है और इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मे भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे विल के स्थान पर। बाकी सेकेंड कंडीशन के साथ हम इफ वाले क्लोज में या कंडीशन क्लोज में सिंपल पास्ट का यूज़ कर रहे थे। सिंपल पास्ट में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ कर रहे थे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डीड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बी फॉर्म में वर का यूज़ कर रहे थे, ना कि वॉस का यूज़ कर रहे थे। और इसी के रिजल्ट में या मेन क्लोज के अंदर हम यूज़ कर रहे थे वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पर वुड रिप्लेस कर रहा था कुड से, वुड रिप्लेस हो रहा था कुड से, माइट से, शूट से। यहाँ शूट का जो मतलब है वो यहाँ पे शेल का पास्ट है, और जो ऊपर जो हमने शूट देखा ये एक सजेशन देने के लिए फर्स्ट कंडीशन में। तो शुड, मस्ट या ought to से यहाँ रिप्लेस हो जाएगा। तो इसकी जगह पे अगर एग्ज़ाम में कुछ भी आता है वुड के अलावा तो वो सही रहेगा। थर्ड कंडीशन में हमने देखा था कि इफ़ वाले क्लोज या कंडीशन में हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ कर रहे थे, जो पास्ट के रिग्रेट के बारे में बात कर रहा था। और पास्ट परफेक्ट में हम कौन सी वर्ब यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये आपको पहचानने में मदद करेगी कि हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है अगर इफ के साथ, तो वो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। और यहाँ हेड से भी शुरू होता है जब इन्वर्जन में हो। तो इसमें हम यूज़ कर रहे थे वुड के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ रिप्लेस हो रहा था
पास्ट में कैन का कुड, विल का तो वुड दिया हुआ है, शेल का शुड, मे का माइट, मस्ट का कोई पास्ट नहीं होता है, मस्ट, ओट टू। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट में हम वर्ब का यूज़ कर रहे थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का। साथ में यूज़ कर रहे थे डू और डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू और डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपको चार्ट समझ आया होगा और आपको यहाँ से समझने में पढ़ने में काफ़ी आसानी मिलेगी। आपको बार बार पूरा चैप्टर रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आपको रिवाइज करना होगा तो आप ये चार्ट देखने के बाद क्वेश्चन लगा सकते हैं, आपके कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट कंडीशन में जो शुड है ये सजेशन देने के लिए यूज़ होता है, और सेकंड कंडीशन में जो शुड है ये शेल के पास्ट के फॉर्म में यूज़ होता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। हम काफ़ी डिटेल में चैप्टर को पढ़ चुके हैं और अब आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जैसे कि कुछ क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कि पहला है इफ़ यू मिक्स रेड एंड ब्लू यू डैश पर्पल। क्वेश्चन बोल रहा है कि जब आप रेड और ब्लू को मिला दोगे तो पर्पल बन जाएगा। इफ से शुरू हो रहा है तो कंडीशनल सेंटेंस है, और यू के साथ मिक्स लगा हुआ है, यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है और उसके साथ मिक्स लगा है प्लूरल वर्ब। तो ये एक प्रेजेंट सिंपल की कंडीशन है। और जब आपको पता है कि रेड और ब्लू को मिलाने से पर्पल बनता है तो ये एक फैक्ट हो जाएगा, ये तो सच्चाई हो जाएगी। तो यहाँ पर भी एक, यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो भी प्रेजेंट सिंपल के अंतर्गत आएगा। तो प्रेजेंट सिंपल में विल तो नहीं आता, फ्यूचर में आता है। वुड भी नहीं आएगा, या तो गेट्स आ सकता है या गेट आता है। तो हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है यू, और यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से गेट्स नहीं गेट आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। वैसे ही अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि इफ से शुरू हो रहा है, इफ आई डेस टाइम टू नाइट आई विल फिनिश द बुक। कंडीशनल सेंटेंस इफ से शुरू हो रहा है और इफ टू नाइट आज रात की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, और विल फिनिश आगे विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है। तो हमने फर्स्ट कंडीशन में देखा था कि इफ या कंडीशन क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट आता है तो आगे विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलती है। तो आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो विल तो फ्यूचर में आता है, हेड पास्ट में आता है, या तो हैव आएगा या हेज आएगा। और आई अगर सिंगुलर है तो आई के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आई के लिए हम हैव का यूज़ करते हैं, ना कि हेज का यूज़ करते हैं। तो आई के साथ जो यूज़ करते हैं वो हम हैव का यूज़ होता है, यहाँ हेज भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ही डैश अ बिट टॉलर ही कुड बी अ बास्केटबॉल प्लेयर। अगर वो थोड़ी भी बड़ी होती तो वो एक बास्केटबॉल प्लेयर बन सकती थी, यानी अभी वो बड़ी नहीं है, छोटी है। तो कुड भी देखा था हमने कि कुड वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, तो यहाँ पे कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। कुड के साथ या वुड के साथ दोनों भी आ सकता है। और इस कंडीशन सेंटेंस में हम देखा था कि सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस में पास्ट सिंपल आता है, कंडीशन में क्या आता है पास्ट सिंपल। तो जब ही है तो इज तो प्रेजेंट हो गया, बी आएगा नहीं। तो वॉज और वर में हमने याद किया था कि जो सेकेंड कंडीशन सेंटेंस है सिंपल पास्ट है, हम उसमें वॉज का यूज़ नहीं करते, उसमें हम वर का यूज़ करते हैं। इफ ही वर अ बिट टॉलर कुड बी अ बास्केटबॉल प्लेयर। यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद भी हमने वर का यूज़ किया है, यही सेकेंड कंडीशन में हमने पढ़ा था। इफ़ दे हैड अराइव्ड, इफ़ कंडीशनल सेंटेंस से शुरू हो रहा है और आगे हम स्ट्रक्चर देखते हैं हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आता है पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट में हमने स्ट्रक्चर देखा था रिजल्ट का
कि रिजल्ट के स्ट्रक्चर में हम देखते थे वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर विल नॉट तो आएगा नहीं, वुड नॉट मिस, यहाँ पे मिस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, यानी ये भी नहीं आएगा। वुड नॉट हैव मिस्ड ये आ सकता है, और डिड नॉट आएगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, वुड नॉट हैव मिस्ड। तो पास्ट परफेक्ट था, तो हमें क्या चाहिए था, वुड चाहिए था, साथ में हैव और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये है अपना थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। प्लांट्स डाई इफ दे डैश इनफ वाटर। एक फैक्ट है कि अगर आप उन्हें पानी नहीं दोगे, पर्याप्त पानी नहीं दोगे, किसको, प्लांट पौधों को, तो वो मर जाएंगे। यानी फैक्ट की बात हो रही है। और फैक्ट के लिए हम कौन सा टेंस यूज़ करते थे, एक ही टेंस यूज़ करते थे, सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट अगर देखें तो वॉन्ट यानी विल नॉट तो आएगा नहीं, विल तो फ्यूचर में आता है, डिड पास्ट में आता है, ये भी नहीं आएगा। तो या तो डोंट आएगा या डजंट आएगा। तो जब सिंपल प्रेजेंट में हम वर्ब सब्जेक्ट देख रहे हैं कि दे यूज़ किया गया है, और दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के लिए हम एस और ईएस का यूज़ नहीं करते वर्ब में, हम सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे आएगा डोंट गेट। तो प्लांट डाई इफ दे डोंट गेट इनफ वाटर। अगला क्वेश्चन है, इफ़ आई डैश द लॉटरी आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। मुझे यहाँ स्ट्रक्चर दिख रहा है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ट्रेवल क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये स्ट्रक्चर है सिंपल पास्ट का सेकेंड स्ट्रक्चर। तो इफ कंडीशनल सेंटेंस से शुरू हो रहा है तो हम से वर्ब की सेकेंड फॉर्म ढूंढेंगे, क्योंकि सिंपल पास्ट में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते थे। तो विल फ्यूचर में यूज़ होती है, हेड वोन पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा जो कि हमारी थर्ड कंडीशन में यूज़ होता है, विन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म बचता है वोन। तो यहाँ पर क्या आएगा, वोन। इफ़ आई वोन द लॉटरी आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। इतनी बात आपको समझ आई होगी और आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर आपको चैप्टर समझ आया और आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बाकी हम ऐसे ही चीज़ों को डिटेल में आगे पढ़ते हुए चलेंगे और बढ़ते हुए चलेंगे। अभी हम फाउंडेशन पढ़ रहे हैं तो चीज़ों को बहुत डिटेल में और बार बार चीज़ों को देख रहे हैं। जब आपकी एग्ज़ाम आ जाएगी तो मैं आपको 30 डे या 20 डे की क्लास प्रोवाइड करूँगा, उसमें हम चीज़ों को इतना डिटेल में नहीं देखेंगे, मैं आपको बोल के बताऊँगा कई सारी चीज़ें, तो आपको वहाँ पे याद आएगी कि हाँ सर ने क्लास में चीज़ें बताई थी। फाउंडेशन का मतलब है बेसिक चीज़ें तैयार करना और आपका जो बेस है वो तैयार करना। इसलिए हम यहाँ पे चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से और चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं ताकि आपको याद रहे, लंबे समय तक याद रहे। और रटना नहीं है चीज़ों को, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ कि कौन सा टेंस या कौन सी कंडीशन कहाँ यूज़ हो रही है, आपको वैसे ही याद रखना है। रटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आजकल एग्जामिनर कई सारे एडवांस कॉन्सेप्ट यूज़ करता है एग्ज़ाम में, तो आपको उसके लिए पूरी बेसिक से चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आपका चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, बस थोड़ा सा ही बचा है, 5-10 मिनट का और बचा हुआ है, बाकी आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, 10th चैप्टर।